आप सभी का नंद क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप लोगों के समक्ष आज मैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में जो काल विभाजन और नामकरण किया गया है, उस पे एक व्यापक चर्चा करूँगा। किसी भी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन एवं नामकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसकी किस साहित्य को समझने के लिए उसका काल विभाजन और नामकरण की जो पूरी प्रक्रिया है, उसको समझना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस को ध्यान में रखते हुए मैंने आज इस क्लास का आयोजन किया है। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के जो काल विभाजन और नामकरण का प्रयास है, वो शुरू से लेकर के आज तक जितने भी विद्वानों ने प्रयास किया है, महत्वपूर्ण विद्वानों ने, मैं उनका एक-एक करके अच्छे से विश्लेषण करूँगा, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो में बने रहेंगे तो काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो मित्रों, देखिए, यदि देखा जाए तो औपचारिक रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन सबसे पहले फ्रेंच भाषा में गार्सा दा ताशी ने किया। उनका ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया। इसीलिए वो मूलतः साहित्य इतिहास ग्रंथ साबित नहीं हो सका। अगला प्रयास, महत्वपूर्ण जो प्रयास किया, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिखा, लेकिन उसमें भी उन्होंने नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया, ना तो काल विभाजन का, ना तो नामकरण का। अगला जो महत्वपूर्ण प्रयास है, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करने का प्रयास किया, वो महत्वपूर्ण विद्वान हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया। इन्होंने इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये सन 1888 में प्रकाशित हुआ। 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के में ये प्रकाशित हुआ और उसमें इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण का। ये मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं कि इस पे विश्लेषण करते हैं कि आखिर इन्होंने किन-किन आधारों पे क्या-क्या आधार बनाए उसको साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के लिए। तो मित्रों, अगर गहराई से देखा जाए तो इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभाजित किया, 11 कालखंडों में विभाजित किया और इन 11 कालखंडों का मैं यहाँ पे विश्लेषण करूँगा, लिखूँगा। इसमें देखिए, पहला जो कालखंड इन्होंने निर्धारित किया वो है चारण काल। चारण काल। दूसरा जो इन्होंने निर्धारित किया, दूसरा है 15वीं सदी में धार्मिक पुनर्जागरण। धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा नाम है जायसी की प्रेम कविता। प्रेम कविता। चौथा भाग जो है वो है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा जो है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। आठवां है तुलसी
दास के अन्य प्रवृत्ति 9वां है 18वीं शताब्दी। 10वां भाग है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां जो भाग है वो है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। मित्रों, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा जो हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंडों में विभाजित किया गया, यदि इस पे ध्यान देते हैं और जो मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की, काल विभाजन और नामकरण के कौन कौन से आधार बनते हैं जो एक साहित्य के इतिहास के नामकरण के लिए महत्वपूर्ण होता है, उस पे और इस पे तुलना की जाए तो देखा जाए तो इसका जो नामकरण है और जो साहित्य की प्रवृत्तियां चली हैं उसका इसका मेल नज़र बहुत कम आता है। इसलिए ये नामकरण बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं था। इसमें इन्होंने अपने दृष्टिकोण से इसका नामकरण किया। बहुत ज़्यादा उस समय जो तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ थी, उनका विश्लेषण अच्छे से करके उनके अनुकूल नामकरण नहीं रख सके। इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है वर्तमान में। इनका महत्व इस दृष्टि से है कि इन्होंने पहला प्रयास किया, हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास किया। इस दृष्टि से जॉर्ज ग्रियर्सन का महत्वपूर्ण योगदान है। अब मित्रों, आगे हम देखते हैं कि अगला प्रयास काल विभाजन और नामकरण का किसने किया, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस कड़ी में जो अगला प्रयास किया वो मिश्र बंधुओं ने किया। मिश्र बंधुओं ने किया और इनका ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद। इस ग्रंथ में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया। इन्होंने मूलतः 5 भागों में विभाजित किया। मूलतः 5 भाग किए। फिर बाद में प्रथम 3 भागों के एक एक उपखंड बनाए, यानी प्रथम 3 जो भाग थे उनको 2-2 भागों में विभाजित कर दिया। आइए देखते हैं। पहला कालखंड इन्होंने नाम दिया आरंभिक काल। आरंभिक काल। दूसरा माध्यमिक काल। तीसरा अलंकृत काल। अलंकृत काल। चौथा परिवर्तन काल। परिवर्तन काल। पांचवा है वर्तमान काल। वर्तमान काल। अब देखिए, ये जो पहला 3 काल है इसको इन्होंने 2-2 भागों में विभाजित किया, उपकालों में। जैसे ये पूर्व आरंभिक काल इसको कर दिया, पूर्व आरंभिक काल, और दूसरा कर दिया उत्तर आरंभिक काल। आरंभिक काल। इसी तरह से इसके भी 2 काल कर दिए, 2 विभाजन। पूर्व माध्यमिक काल
माध्यमिक काल, और अगला कर दिया इसका उत्तर माध्यमिक काल। उत्तर माध्यमिक काल। इसी तरह से अलंकृत काल को भी दो भाग में कर दिया इन्होंने, पूर्व अलंकृत काल, अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। अलंकृत काल। तो मित्रों, ये भी देखा जाए तो कुल मिलाकर के इन्होंने कितना भाग कर दिया? 8 भाग हो गया। पहले 5 थे और फिर इन शुरू के तीनों के 2-2 भाग कर दिए। 2, 2, 4, 2, 6, कुल मिलाकर के ये 8 कालखंडों में इसको विभाजित कर दिया। 6 हो गया, ये 2, ये 8। तो 8 कालखंडों में विभाजित किया। किंतु यदि विश्लेषण किया जाए, देखा जाए, तो उस समय की साहित्यिक प्रवृत्तियों से बहुत ज्यादा मेल नहीं खाता है। यह भी इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण की दृष्टि से ये बहुत महत्व नहीं लगता है। बस इस दृष्टि में महत्व रखता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन की परंपरा को मिश्र बंधुओं ने आगे बढ़ाने का काम किया। इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। किंतु यदि व्यापक रूप से इसका विश्लेषण करेंगे तो बहुत ज्यादा ये भी नामकरण प्रासंगिक नहीं है। अगला जो प्रयास आता है जिस विद्वान का, वास्तव में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बनाने में, उसकी धारा को एक व्यापक सटीक दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया, और आज भी हिंदी साहित्य का इतिहास उनका ऋणी है और भविष्य में भी रहेगा। उस नाम है उनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण की समस्या का लगभग लगभग पूर्ण समाधान कर दिया। थोड़ी बहुत कमियां रह गई तो बाद में उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी और अन्य विद्वानों ने संतुलित कर दिया। बाकी पूरा जो खाका निर्धारित किया वो इनका इनका वो किया हुआ है। इन्होंने सन 1929 में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। वो हिंदी शब्द सागर नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हो रहा था। हिंदी शब्द सागर, उसकी भूमिका के रूप में लिखा इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास इसी ग्रंथ में, अपने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। उसमें पहला काल खंड इन्होंने जो निर्धारित किया वो वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। इसकी समय सीमा उन्होंने निर्धारित की संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। संवत 1050 से संवत 1375 विक्रमी तक। दूसरा जो कालखंड निर्धारित किया वो भक्ति काल। भक्ति काल ये है संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक। अगला जो कालखंड है वो है रीतिकाल। रीतिकाल, इसका समय है संवत 1700 से संवत 1900 विक्रमी तक। अगला और जो अंतिम कालखंड है वो आधुनिक काल। आधुनिक काल, या इसे इन्होंने गद्य काल भी कहा। ये संवत 1900 से अब तक
मित्रों, ये इसलिए महत्वपूर्ण साबित हुआ कि पूरे इस पे विश्लेषण किया जाए तो इसमें खास करके उस समय जो साहित्य की धारा चल रही थी, उसको परखते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए, तार्किक आधारों पे, वैज्ञानिक आधारों पे, कार्य-कारण संबंधों को स्थापित करते हुए, तब इनका नामकरण किया गया और ये काल विभाजन किया गया। इसीलिए आज के समय में ये सबसे ज़्यादा प्रासंगिक विचारधारा है और इनके द्वारा जो नामकरण कर दिया गया, उसमें खास करके 2 कालों को छोड़ कर के और कोई विवाद की स्थिति नहीं है। लगभग-लगभग सर्वमान्य है वो, जैसे वीरगाथा काल और रीतिकाल। इन्हीं 2 नामों पे आगे चल कर के कुछ विद्वानों ने आपत्तियाँ की और जो उसमें कमियाँ थीं उसको सही करके उसको संतुलित करने का प्रयास किया। बाकी जो भक्ति काल है और आधुनिक काल नाम है, वो तब से अब आज तक ये लगभग-लगभग सर्वमान्य है। इन्होंने वैज्ञानिक प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक तकनीकी तार्किक पद्धति का प्रयोग करते हुए सभी कालखंडों का नामकरण किया। आगे चल कर के आधुनिक काल को भी 2-3 उत्थानों में जैसे प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान के नाम से आगे बढ़ाया। बाद में उसका आगे और विश्लेषण किया गया। इसलिए इस दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, काल विभाजन और नामकरण की विशेष रूप से जब भी चर्चा आएगी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान काफ़ी महत्व का है और उन्होंने एक मील का पत्थर स्थापित कर दिया। आगे भी जो साहित्य इतिहासकार हैं लेखन जो किया है जिन्होंने, उन्होंने जो नामकरण का प्रयास किया है, लगभग-लगभग इन्हीं के ढाँचे को स्वीकार किया है। थोड़ा बहुत अंतर के साथ इसी को स्वीकार किया है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आगे एक-एक कालखंड के विषय में क्या-क्या विवाद रहा है, क्या-क्या और उसमें हुई हैं, उसको हम लोग आगे अगली क्लास में चर्चा करेंगे। मित्रों, आइए हम अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आगे किन-किन विद्वानों ने क्या-क्या प्रयास किया काल विभाजन और नामकरण के संदर्भ में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जिनका नाम आता है वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका साहित्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास। इन्होंने अप इनका ग्रंथ जो प्रकाशित हुआ 1938 में। इन्होंने जो काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया वो इस प्रकार है। पहले कालखंड का नाम इन्होंने अ, दिया संधि काल। संधि काल, ये संधि काल जो है इसका समय निर्धारित किया संवत 750 से 1000 विक्रमी। मित्रों, यहाँ एक मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ, ये जो संवत है तिथि, इसको सन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से 57 घटा देंगे। 57 घटा देंगे तो ये तिथि सन में कन्वर्ट हो जाएगी, या सन वाली तिथि में 57 जोड़ देंगे तो वो संवत बन जाएगा। जो कि यहाँ चर्चा कर देना जरूरी है कि किसी प्रकार का कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे। अगला जो कालखंड है इन्होंने निर्धारित किया वो है चारण काल। चारण काल, इसकी तिथि इन्होंने निर्धारित की संवत 1000 से 1300, संवत 1000 से 1375 विक्रमी। और अगला जो कालखंड है वो है भक्ति काल। भक्ति काल, इसका समय निर्धारित किया इन्होंने 1375 से
1700 विक्रमी तक, संवत 1375 से 1700 विक्रमी। और अगला जो चौथा कालखंड है वो रीतिकाल नाम दिया। रीतिकाल ये संवत 1700 से 1900 विक्रमी। और अंतिम जो कालखंड है पांचवा वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल ये है संवत 1900 से अब तक। अब इस पे अगर देखें तो यही दो कालखंडों को छोड़ करके संधिकाल और चारण काल, इनको इन नामकरणों को छोड़ करके बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन नामकरण का ढांचा है हूबहू उतार दिया गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको और पीछे से इन्होंने अपभ्रंश काल को भी पूरा पूरा शामिल कर लिया साहित्य के इतिहास में, और उसको संधिकाल एक मिक्सअप, एक संक्रमण की अवस्था के रूप में उसको दिखाया। और जो वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा जिसको, उसको उन्होंने चारण काल कह दिया। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो लगभग लगभग जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही ढांचे को इन्होंने भी स्वीकार किया। अगला जो महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण की दृष्टि से, वो उसमें नाम आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मित्रों, इन्होंने भी लगभग लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही काल विभाजन और नामकरण के ढांचे को स्वीकार किया है। आइए हम देखते हैं। इन्होंने पहला जो कालखंड दिया नाम, उसका नाम है आदिकाल। इनकी तिथि जो है वो सन में है, सन 1000 से 1400 ईस्वी आदिकाल। दूसरा जो है वो भक्ति काल, सॉरी पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा। और इसका समय काल जो है वो 1400 से 1700 ईस्वी तक। और तीसरा जो कालखंड है यानी रीति काल को इन्होंने उत्तर मध्यकाल कहा। उत्तर मध्यकाल कहा। इसका समय है सन 1700 से 1900 ईस्वी तक। और अगला जो और अंतिम कालखंड है आधुनिक काल। आधुनिक काल, इसका समय है सन 1900 से अब तक। मित्रों, देखा जाए, इस पे गहन दृष्टि डालिए तो देखिए लगभग लगभग वही ढांचा इन्होंने भी स्वीकार किया है, केवल आदिकाल की समय सीमा बढ़ा दी है। यहाँ उन्होंने आदिकाल की समय सीमा संवत 1375 तक मानी थी और ये सन 1400 ईस्वी तक इन्होंने माना है। तो बस केवल एक परिवर्तन लगभग नजर आता है, और लगभग लगभग देखा जाए तो थोड़ा बहुत टाइम पीरियड का इधर उधर करके वही ढांचा पूर्णतः इन्होंने भी स्वीकार किया। नामकरण के रूप में इन्होंने भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा और रीतकाल को उत्तर मध्यकाल कहा, और जो महत्वपूर्ण योगदान नामकरण के संदर्भ में है वो आदिकाल के संदर्भ में है, क्योंकि जो वीरगाथा काल नाम शुक्ल जी ने दिया था
वो एक पक्षीय उस युग की केवल एक महत्वपूर्ण विशेषता को ध्यान में रखते हुए दे दिया था, जो कि एक पक्षीय साबित हुआ। उस समय जो धार्मिक प्रवृत्तियां और श्रृंगारिकता की जो प्रवृत्तियां थी उसको नजरअंदाज कर गए थे वो, यानी सिद्धनाथ जैन परंपरा और जो अमीर खुसरो का साहित्य था, ये सब ध्यान में रखते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उस वीरगाथा काल नाम को चुनौती देते हुए आदिकाल नाम उसको दिया, और लगभग लगभग विद्वानों की इस पे आम सहमति है। अब आइए मित्रों, यहाँ तक हो गया। आइए हम देखते हैं आधुनिक काल के को भी कई कालखंडों में विभाजित किया गया है। इस पे चर्चा कर लेते हैं कि आधुनिक काल जो वर्तमान तक है वो इस स्तर तक आया। आधुनिक काल आधुनिक काल मित्रों, आधुनिक काल को कई कालखंडों में विभाजित किया गया है। जो इसमें पहला कालखंड है वो है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है सन 1850 से 1900 ईस्वी। दूसरा जो कालखंड है, अगला जो इसमें निर्धारित किया जाता है वो है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग ये है सन 1900 से 1918 ईस्वी तक। और तीसरा जो कालखंड है वो है छायावादी युग। छायावादी युग ये है सन 1918 से 1936 ईस्वी तक। अगला जो कालखंड है आधुनिक काल का वो है प्रगतिवाद युग, या प्रगतिवाद ही कह सकते हैं इसको। ये चला सन 1936 से 1943 ईस्वी तक। अगला जो कालखंड है वो प्रयोगवाद है। प्रयोगवाद ये सन 1943 से 1951 ईस्वी। अब छठा जो कालखंड है वो है नई कविता। नई कविता ये सन 1951 से 1960 ईस्वी। अगला जो काल विभाजन है वो साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता इसमें सन 1960 से अब तक यानी अद्यतन साहित्य जो है वो शामिल कर लिया जाता है। मित्रों, देखा जाए तो ये आधुनिक काल इन 7 कालखंडों में विभाजित हो गया है। इसको यदि देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन तीनों भागों को अलग-अलग नाम दिया। इसको प्रथम उत्थान कहा, प्रथम उत्थान, इसको द्वितीय उत्थान, उन्होंने संकेत कर दिया था द्वितीय उत्थान, और इसको तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान में इधर का पूरा साहित्य शामिल करते हैं। और एक नाम इस युग का, इन दोनों युगों का आता है, इसको पुनर्जागरण काल कह दिया जाता है। पुनर्जागरण काल भारतीय युग को, और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कह दिया जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा। जागरण सुधार काल। आप लोग देखेंगे
तो इधर जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल में बहुत तेजी से समय परिवर्तित होता जा रहा है। जैसे भारतीय युग इतना समय चला, फिर द्विवेदी युग उससे कम, छायावाद युग लगभग उतना ही चला, फिर देखिए प्रगतिवाद बहुत तेजी से बदला, प्रयोगवाद, नई कविता, फिर साठोत्तरी कविता। चूँकि सन 1900 के आसपास के बाद जब आधुनिक काल की प्रक्रिया हुई तो बहुत तेजी से परिवर्तन का दौर आया और थोड़े-थोड़े समय बाद परिवर्तन दिखता गया। उसी तरह से साहित्य में भी परिवर्तन होता गया और इनका व्यापक रूप से विश्लेषण करके उसी के अनुसार नामकरण भी किया गया, चूँकि उस समय के साहित्य के निर्धारण में जैसे भारतीय युग 1850 से 1900 ईस्वी का जो साहित्य था, उसके निर्धारण में भारतेंदु जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए उस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया। उसके बाद जो अगला चरण आता है 1900 से 1918 ईस्वी तक, उसमें द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए उस युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया। फिर छायावादी प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं साहित्य में, तो उस युग का नाम 1918 से 1936 तक छायावाद नाम दिया गया। फिर प्रगतिवादी दृष्टिकोण यानी मार्क्सवादी मूल्यों को केंद्र में रख करके एक धारा साहित्य की व्यापक रूप से बढ़ी। उस युग का साहित्य जो 1936 से 1943 तक, जो कि मूल एक धारा के रूप में कम समय में ही मिलता है, हालांकि वो प्रवृत्तियां और मूल्यों के रूप में बाकी आगे तक और आज भी हैं। प्रगतिवाद के पहले भी प्रगतिशील साहित्य लिखा जाता रहा है और आज भी लिखा जाता रहा है, लेकिन एक वाद के रूप में बहुत थोड़े समय तक के लिए ये चला था। उसके बाद प्रयोगवाद का समय आता है 1943 से, जब अज्ञेय जी ने प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किया था, वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है और दूसरे दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन तक इसका समय माना जाता है मोटा-मोटा। इस कालखंड को प्रयोगवाद नाम दे दिया गया। अगला नई कविता काल, हालांकि इस पे विवाद की स्थिति है, लेकिन अमूमन जो अधिकांश विद्वानों की सहमति है वो 1951 से 1960 ईस्वी के बीच का जो साहित्य है उसको नई कविता के अंतर्गत समाहित किया जाता है। और 1960 के बाद कविता की और अन्य गद्य विधाओं की कई धाराएँ उसमें शामिल हो जाती हैं। उसमें कुछ विद्वान उसको साठोत्तरी कविता के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं 1960 से अब तक की कविता को, कुछ लोग समकालीन कविता के रूप में उसको कह देते हैं। उसमें बहुत सारी धाराएँ शामिल हो गईं। अच्छा, यहाँ से देखिए ये जो काल विभाजन है वो ख़ास करके कविता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। गद्य विधाओं को इसमें उपयुक्त स्थान नहीं मिला है। इसीलिए गद्य विधाओं का जो काल विभाजन है, वो उस विशेष विधा में जो मूर्धन्य साहित्यकार रहा है, मूर्धन्य विद्वान रहा है, उसको केंद्र में रखते हुए उसका विभाजन किया गया है। जैसे उपन्यास का जो काल विभाजन है, वो आचार्य मुंशी प्रेमचंद जी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नाटक का जयशंकर प्रसाद जी को केंद्र में रखते हुए किया गया है। निबंध का और आलोचना का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस तरह से उनका काल विभाजन किया गया है। तो मित्रों, देखा जाए तो 1960 के बाद यानी साठोत्तरी कविता में कई धाराएँ शामिल हो गई हैं, तो उसको सम्यक रूप से सम्मिलित रूप से समन्वय के रूप में साठोत्तरी कविता कह दिया जाता है या समकालीन कविता कह दिया जाता है। तो मित्रों, मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी और अच्छे से इसको आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। और यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।